हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सेल्फ एजुकेशन 2.0 में आपका स्वागत है। ये हमारे आज के करंट अफेयर है 8 जून, जो आपकी यूपीएससी की जो अपकमिंग एग्ज़ाम है 2023 का प्रीलिम्स को प्रिपेयर करेगा और आपके यूपीएससी मेंस 2022 के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। पहले क्वेश्चन से, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी हर साल किस दिन मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी जो डे है हम हर साल किस दिन मनाते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं A B C D। जो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी। जी हाँ, वो है 7 जून को। तो 7 जून को हम वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर साल 7 जून को मनाया जाता है और ये विश्व भर में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है, खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना। मतलब जो फूड वेस्टेज होता है उस वेस्टेज को ना के बराबर करना और उसके प्रति एक अवेयरनेस जागृत करना है। जैसे खराब एवं दूषित भोजन करने के कारण हर साल हजारों लोग बीमार पड़ते हैं और गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा साल 2018 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने की उन्होंने क्या की थी, एक घोषणा की थी। और ये कब से हुई है? 2018 से शुरू की है और किसके द्वारा? संयुक्त यूएन द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और जैसे कि इससे कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे कि एक तरह से फास्ट फूड होता है, तो जिससे काफ़ी ज़्यादा समस्या फैट की समस्या होती है, यानी मोटापे को लेकर। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। भारत ने 6 जून 2022 को परमाणु हमले में सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं A B C और D। तो 6 जून 2022 को परमाणु हमले में एक सक्षम है वो बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो उसका क्या नाम? उसका नाम है अग्नि 4, यानी कि ऑप्शन ए। भारत ने 6 जून 2022 को परमाणु हमले में सक्षम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण जो है उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। यह मिसाइल 4000 किलोमीटर तक प्रहार करने में सक्षम है। ज़मीन से ज़मीन पर प्रहार करती है। यह मिसाइल 20 मीटर लंबी, 1.5 मीटर चौड़ी और 17 टन वजन है। यह मिसाइल 1000 किलो वजन तक विस्फोटक ले जाने में क्या है, ये एक तरह से सक्षम है। इसकी कैपेसिटी है 1000 किलो तक एक विस्फोटक। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में गुरु साईं दत्त ने यानी इन्होंने एक स्पोर्ट्स से संन्यास लिया है, गुरु साईं दत्त ने। तो आपसे ये पूछा गया कि गुरु साईं दत्त कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है, यानी किस खेल से वो संबंधित है? आपके ऑप्शन है A B C D, यानी कि बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी। जो गुरु साईं दत्त ने इन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है, तो किस स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए, यानी कि बैडमिंटन के साथ ये जुड़े हुए हैं। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं गुरु साईं दत्त ने संन्यास ले लिया। पुलेला गोपीचंद की एकेडमी में उन्होंने बैडमिंटन की बारीकियां सीखी थी, यानी अपनी जो वीकनेस थी उन्होंने उसको दूर किया था। कहाँ से ये बारीकियां सीखी? वो भी गोपीचंद एकेडमी से। उनका कैरियर अच्छा चल रहा था, लेकिन बीते कुछ सालों में इंजरी के कारण फिटनेस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। गुरु साईं दत्त ने अपनी फिटनेस पर हावी इंजरी को देखते हुए संन्यास का ऐलान किया। गुरु साईं दत्त 2008 में कॉमनवेल्थ गेम्स यूथ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड जूनियर में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो काफ़ी एक अच्छे प्लेयर माने जाते हैं गुरु साईं दत्त बैडमिंटन के फील्ड में। ओके, अगला क्वेश्चन, भारतीय खेल प्राधिकरण के किस महानिदेशक के कार्यकाल को 2 साल से अधिक का विस्तार दिया गया है? तो कौन है जिसके टाइम पीरियड को 2 साल और बढ़ा दिया गया है? वो भी इंडियन स्पोर्ट अथॉरिटी में। आपके ऑप्शन है ए राहुल सचदेवा, बी अनिल त्यागी, सी संदीप प्रधान या डी मोहन अग्रवाल। तो कौन है जिसके कार्यकाल को 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है? वो भी भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक के तौर पर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हुआ हमारा संदीप प्रधान। जी हाँ, संदीप प्रधान जो है भारतीय खेल यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम साई कहते हैं, तो उसकी जो महानिदेशक संदीप प्रधान को भारत सरकार ने उनके मौजूदा पद पर 2 साल से अधिक की सेवा का विस्तार कर दिया है, यानी कि उसकी टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया है। ये हमारे राजस्व सेवा 1990 बैच के एक अधिकारी हैं, यानी यूपीएससी क्वालिफाइड हैं। कार्यकाल 6 जुलाई 2000 को ख़त्म हो रहा था, लेकिन मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनके कार्यकाल में 30 सितंबर 2024 तक इनका विस्तार कर दिया है।
संदीप प्रधान को मिला दूसरा विस्तार है। मई 2020 में उनके कार्यकाल में 2 साल का विस्तार किया गया था, यानी कि मई 2020 में ही रिटायर हो जाते, लेकिन इनको एक्सटेंड करके कहाँ तक ले आए, 2022 तक ले आए। और 4 जुलाई 2022 तक भी रिटायरमेंट था, लेकिन इनको 30 सितंबर 2024 तक इनका एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि इनका जो फील्ड है उसमें ये काफ़ी एक तरह से बेटर परफॉर्मेंस इन्होंने दी है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा? तो कहाँ बनाया जाएगा? आपके ऑप्शन है A, B, C, D, यानी कि लखनऊ, दिल्ली, पटना या चंडीगढ़। तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन डी। जो इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर वो कहाँ बनेगा? वो बनेगा चंडीगढ़ के अंदर बनेगा। तो जैसे कि हम जो पता है कि हेरिटेज जो सेंटर है एयरफोर्स को वो चंडीगढ़ में स्थापित होगा। कई युद्धों और समग्र कामकाज में भारतीय वायुसेना की भूमिका को प्रदर्शित करने हेतु चंडीगढ़ में इंडियन एयरफोर्स विरासत केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसे वायुसेना और चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और भारतीय वायुसेना के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह भारत का क्या है, एक इकलौता ऐसा केंद्र होगा जिसको हम हेरिटेज सेंटर के नाम से जानेंगे, वो भी इंडियन एयरफोर्स के, जो कहाँ है, जो चंडीगढ़ में है। अगला प्रश्न, भारतीय स्टेट बैंक SBI के रिसर्च के मुताबिक वित्त वर्ष 2022 और 23 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का जो अनुमान है कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? तो आपके ऑप्शन है A 7.5, B 6.3, C 4.5 या D 8.1। जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक मेजरमेंट किया है कि हमारी जो सकल घरेलू उत्पाद है यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसकी वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर वह हमारा ऑप्शन ए यानी कि 7.5%। जैसे कि इनकी जो रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 और 23 में भारत की अर्थव्यवस्था 0.2% वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंट का एक अनुमान है। रिसर्च के जो मुताबिक है पिछले वर्ष की तुलना में GDP जो है इस वर्ष 7.5% कर दिया गया है। और वित्त वर्ष 2023 के पहले 6 महीने में महंगाई के उच्च स्तर पर बने रहने की भी संभावना है, जो कि रही है। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत को कितने साल की शानदार सेवा प्रदान करने के बाद 3 जून 2022 को भारतीय नौसेना के जहाज है, भारतीय इंडियन नेवी के 2 शिप हैं, एक का नाम निशंक है, दूसरे का नाम अक्षय है, इनको कमीशन किया गया है यानी कि इनका रिटायरमेंट किया गया है ये जहाज़ों का। उन्होंने इंडिया की कितने साल की इन्होंने सेवा की है? आपके ऑप्शन है A 42 ईयर्स, B 52 ईयर्स, C 32 ईयर्स और D 12 ईयर्स यानी कि 12 साल। तो जो हमारे जो जहाज इंडियन नेवी के शिप्स हैं निशंक और अक्षय, उन्होंने भारत की 32 साल तक सेवा की है, यानी 32 साल तक की इन्होंने शानदार सेवा दी है। और इनको जो डिकमीशन किया गया वो 3 जून 2022 को भारतीय नौसेना के जहाज़ों निशंक और अक्षय को सेवामुक्त कर दिया गया है। मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में डिकमीशनिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया था। INS निशंक को 12 सितंबर 1989 को इनको कमीशन किया गया था, यानी कि इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। दूसरी ओर INS अक्षय को 10 दिसंबर 1990 को पोर्टी यानी जॉर्जिया में कमीशन किया गया था, यानी हमने उनसे जॉर्जिया में इसको लिया था। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में निम्न में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है? यानी कि GSI के अकॉर्डिंग इंडिया में एक सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है, तो वो किस स्टेट में इनको मिला है? आपके ऑप्शन है A, B, C, D, यानी कि पंजाब, बिहार, झारखंड या तमिलनाडु। तो किस स्टेट में मिला है इनके स्वर्ण यानी कि सोने के एक भंडार का अनुमान लगाया गया है, वो भी GSI के अकॉर्डिंग, तो वो कहाँ है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन B, जी हाँ, बिहार में। जैसे जानेंगे इसको संक्षेप में, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि बिहार के जमुई जिले में 27.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग 222.88 मिलियन टन का सोने का भंडार मौजूद है। बिहार सरकार ने अब भारत के सबसे बड़े सोने के भंडार के रूप में कहे जाने वाले अन्वेषण के लिए अनुमति देने का फैसला किया है। राज्य का खान एवं भूविज्ञान विभाग जमुई में सोने के भंडार की खोज के लिए GSI और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम सहित अन्वेषण में लगी एजेंसियों के साथ परामर्श कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी खोज होगी, क्योंकि गोल्ड की जो इतनी बड़ी खोज है वो भी बिहार स्टेट के अंदर, तो काफ़ी इससे हमारी
इंडियन की जो गोल्ड की रिजर्व की कैपेसिटी है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि हमारी जो रुपए की वैल्यू है डॉलर के कंपेयर में वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। ओके, अगले क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? कब बनाते हैं? आपके ऑप्शन ए 5 जून, बी 10 जनवरी, सी 12 मार्च या डी 18 अगस्त। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस हम हर साल 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण के मुद्दों के बारे में आम लोगों को जागरूकता यानी कि उनमें अवेयरनेस पैदा की जाती है। इसके जरिए संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से 1972 में वैश्विक स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और चिंता की वजह से विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की नींव रखी गई है। इसकी शुरुआत जो है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई। यहाँ दुनिया का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 119 देश यानी कि 119 कंट्री इसमें क्या हुई थी, शामिल हुई थी। तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाते हैं? वो मनाते हैं हम 5 जून को। ओके, अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है? तो किस स्टेट ने जीता है? आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी मेघालय, सी तमिलनाडु और डी बिहार। यानी एक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है, वो भी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो किसने जीता है? इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी, यानी कि हमारी इंडिया की मेघालय स्टेट ने। मेघालय ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार इन्होंने जीता है। मेघालय ने ऑस्ट्रेलिया, चीन, अर्जेंटीना एवं तंजानिया की परियोजना के साथ चुनाव लड़ा। मेघालय को श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ परियोजना के रूप में घोषित किया गया था और मेघ ए यानी कि इस वर्ष विजेता पुरस्कार जीतने वाली भारत की ये एकमात्र योजना है। ओके, मेघालय की, मेघालय जो कि इंडिया का एक ईस्टर्न स्टेट है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पेपर स्टैंप की जगह ई स्टैंप शुरू करने की फैसला लिया है? तो कौन सी गवर्नमेंट ने लिया जो कि हाल ही में लिया गया है? तो आपके ऑप्शन है तमिलनाडु गवर्नमेंट, कर्नाटक सरकार, पंजाब सरकार या बिहार सरकार। तो ई स्टैंप जो प्रणाली जो शुरू की गई वो कहाँ की गई? वो है पंजाब में की गई। पंजाब की जो अभी नई चीफ मिनिस्टर वो कौन है? भगवत मान है। जैसे कि देखेंगे, पंजाब सरकार के राजस्व की होने वाली चोरी को रोकने के उद्देश्य से राज्य ने इस कागजी स्टैंप को चलना समाप्त कर दिया। अब अलग अलग कीमत के स्टैंप पेपर ई स्टैंप के रूप में कंप्यूटर प्रिंट आउट की ओर से उपलब्ध होंगे। ई स्टैंप को किसी भी स्टैंप विक्रेता या पंजाब सरकार द्वारा अधिकृत बैंकों से प्राप्त किया जा सकेगा। ओके, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ISSF निशानेबाजी चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीता है? किसने जीता? आपके ऑप्शन है ए सौरभ चौधरी, बी स्वप्निल कुशाले, सी अभिषेक वर्मा या डी अंजुम मोदगिल। तो ISSF जो निशानेबाजी चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, वो जीता है अंजुम मोदगिल ने, यानी कि ऑप्शन डी। अंजुम मोदगिल ने अजरबैजान के शहर बाक में आयोजित हुई थी जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन शूटिंग वर्ल्ड कप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अंजुम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में दूसरा स्थान हासिल किया है। अंजुम ने प्रतियोगिता में 406.5 पॉइंट हासिल कर सिल्वर मेडल जीता। प्रतियोगिता में डेनमार्क की शूटर इब्सेन रिके मैंग ने पहला स्थान हासिल किया है और उन्होंने 411 उनको पॉइंट मिले थे और 405.3 हासिल कर इन्होंने तीसरा स्थान लिया, वो जो कहाँ शूटर हैं कोरिया। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है उसकी थीम ठीक है। जो विश्व पर्यावरण दिवस है जो हम हर साल मनाते हैं, कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं, जैसा कि भी आपको बताया। लेकिन 5 जून को तो मनाते हैं, लेकिन उसकी थीम क्या है? जैसे कि ए केवल एक पृथ्वी, बी पारिस्थितिकी तंत्र बहाली, सी जैव विविधता या डी हरित अर्थव्यवस्था। तो जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है 2022 की जो थीम है, तो वो थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर वो है केवल एक पृथ्वी, ओनली अ प्लैनेट। जैसे कि विश्व पर्यावरण दिवस हमारे साल 5 जून को मनाया जाता है, जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022 की थीम थी केवल एक पृथ्वी। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल जो है 2072 से हम मनाते आ रहे हैं संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, और 119 देश हैं जो इन्होंने हिस्सा लिया है। ओके, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने का इन्होंने फैसला लिया है? तो किस स्टेट की गवर्नमेंट ने लिया? आपके ऑप्शन है ए झारखंड, बी आसाम, सी कर्नाटक या डी दिल्ली। तो जो उनकी जो कॉलोनीज हैं या उनकी जो रोड्स हैं यानी सड़कें हैं, उनका नाम अब बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम रखा गया। तो वो रखा है हमारी दिल्ली गवर्नमेंट ने। जी हाँ,
दिल्ली सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहिब अम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार कॉलोनियों और गलियों के नाम से हरिजन शब्द की जगह उनका नाम बाबा साहिब अम्बेडकर के नाम पर रखने की तैयारी में है। इसी क्रम में समाज कल्याण मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम ने दिल्ली सरकार की सभी सड़कों और कॉलोनियों का नाम हरिजन से बदलकर डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर रखने का इन्होंने प्रस्ताव किया है। प्रस्ताव जो है वो पेश किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि जो ईपीएफ होती है, उनकी सेविंग्स होती हैं, उनका जो प्रतिशत है कितनी दर को उन्होंने मंजूरी दी है। आपके ऑप्शन है 9.5%, 8.1%, 7.5% या 6.4%। तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन बी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भविष्य कर्मचारी की जो भविष्य निधि होती है यानी कि पीएफ होता है, तो उसकी जो परसेंट को मंजूरी दी हो वो 8.1% को इन्होंने मंजूरी दी है। और यह आदेश जो है ईपीएफओ कार्यालय ने जारी किया है। 12 मार्च को पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की थी और 21-22 की ब्याज दर में 8.1% से घटाकर 8.1% कर दिया गया है, 1%। 1977-78 के बाद ईपीएफ ब्याज दर में ये क्या है, जो कि सबसे कम है। अगला क्वेश्चन, रूसी भाषा दिवस यानी कि रशियन लैंग्वेज डे है, वो हम किस दिन मनाते हैं। आपके ऑप्शन है ए 10 जनवरी, बी 12 मार्च, सी 6 जून या डी 25 अगस्त। तो जो रशियन लैंग्वेज डे है कब मनाया जाता है, तो आपके इसका राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन ए यानी कि ऑप्शन सी ये है 6 जून को। संयुक्त राष्ट्र हर साल 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाता है। यूनेस्को द्वारा साल 2010 में स्थापित किया गया था। अलेक्जेंडर पुश्किन के जन्म दिवस पर रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है, जो एक आधुनिक रूसी साहित्य का जनक माना जाता है। इसको अलेक्जेंडर पुश्किन को। तो फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आपके जो भी डाउट्स हो उसको आप जरूर पूछें। एंड जय हिंद।